हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए आपके लिए 50 डेज़ स्ट्रेटजी प्लान लाए हैं। वैसे तो यूपीएससी के अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स के 55 डेज़ हैं, बाकी हैं 54 डेज़। 55वें दिन आपका एग्ज़ाम है ईपीएफओ का, लेकिन हम आपको 5 दिन का लेवरेज देते हुए 50 दिन की स्ट्रेटजी आपको दे रहे हैं। इन 50 दिनों में आपको पर डे 8 आवर्स पढ़ना है। ये 8 आवर्स की स्ट्रेटजी है और बिलीव मी, आप मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आपने इस तरह जो हम आज आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपको ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। उसमें आपको लेकिन बिल्कुल फोकस होकर ये 8 घंटे की स्ट्रेटजी जो हम आपको बताने वाले हैं, इस 8 घंटे की स्ट्रेटजी को आप अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 400 घंटे होते हैं। आपके टोटल 400 घंटे हैं। अब आपको तय करना है कि ये 400 घंटे आपको सेक्रीफाइस करने हैं अपने फ्यूचर के लिए, या फिर आपको ज़िंदगी के बाकी बचे हुए 40 साल बर्बाद करने हैं। ये आपके हाथ में है। अब इसके लिए आपको अपना हर चीज़, अपनी इंद्रियों को भी वश में करना होगा। हर तरह से आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपको। 40 देखिए, जिस तरह आप जानते ही हैं, अगर हम थोड़ी इससे पहले जॉब्स पर बात करें तो आप पिछले कुछ सालों से जॉब्स की कंडीशन इंडिया में देख रहे हैं, और आप में से ज़्यादातर क्या बल्कि सभी स्टूडेंट, क्योंकि जो ये लेक्चर सुन रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही पर ही फोकस किया हुआ है। हम सभी गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसकी कंडीशंस भी हैं, कई वजहें भी हैं, रीज़न है कि जॉब सिक्योरिटी है, समाज में प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है। तो अगर हमें कोई 1 लाख रुपए की सैलरी प्राइवेट में ऑफ़र करे और वहीं 50,000 की सैलरी एक अच्छी पोस्ट पर यूपीएससी ऑफ़र करे, तो हम जाहिर सी बात है हम में से 80% स्टूडेंट जो प्रेस्टीज की वैल्यू जानते हैं कि प्रेस्टीज, आत्मसम्मान, डिग्निटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम 50,000 रुपये की सैलरी यूपीएससी के साथ जाएंगे। और अगर कुछ लोगों की नज़र में पैसे की वैल्यू है तो वो हो सकता है प्राइवेट जॉब्स की तरफ, 1 लाख रुपये की सैलरी की तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन अगर जो प्रेस्टीज को जानता है, जो अपने समाज को देखता है कि एक समाज में आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से, अगर कोई लड़की है, उस लड़की के 2 जगह से रिश्ते आएँ, या किसी लड़की के घर वाले 2 जगह जाएँ रिश्ते के लिए अपनी लड़की के लिए। एक वो देखें कि एक कर्मचारी ऐसा है जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ आप मेरी बात पर फोकस कीजिए, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे घर में जाएं जहां पर एक कर्मचारी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको 20,000 रुपये या 25,000 रुपये सैलरी मिलती है और वो क्लैरिकल रैंक पर है। तो हम में से सभी के माँ बाप, चाहे वो हमारी ही बहन क्यों ना हो, आपकी ही बहन क्यों ना हो, आपके माँ बाप प्रीफर करेंगे कि इस सरकारी नौकर से अपनी बेटी की शादी कर दी जाए, या हम चाहेंगे कि हमारी बहन की शादी इस सरकारी नौकर से की जाए। तो ये है प्रतिष्ठा की बात। ये हम समाज में, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा माइंड चेंज हो रहा है लोगों का, लेकिन फिर भी जो डिग्निटी, जो सिक्योरिटी, जो आत्मसम्मान, जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है एक गवर्नमेंट जॉब में, वो किसी और जगह नहीं मिलती। यहाँ तक कि आपको अपने बिजनेस में भी नहीं मिलेगी, भले ही आप करोड़पति हो जाएं, लेकिन आपको उस नज़र से नहीं देखा जाएगा जिस नज़र से एक सरकारी अधिकारी को देखा जाता है। तो ये ऑफिसर रैंक की जॉब है। तो आपको अब तय करना है, अब ये आपके हाथ में है कि आपके ज़िंदगी के 400 घंटे ये इंपॉर्टेंट है अगले, या फिर आपकी ज़िंदगी के 40 साल आपको मजदूरी करनी है। हाँ, आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल एक कड़वा सच है। आपको अपने या तो ज़िंदगी के 40 साल बर्बाद करने हैं, या 400 घंटे सेक्रीफाइस करने हैं, और डेडिकेशन के साथ सेक्रीफाइस करने हैं। देखिए, कोई भी खुदा, कोई भी भगवान हमें तब तक कुछ नहीं दिलाता है जब तक हमारे खुद के एफर्ट नहीं होते हैं। तो ये मान लीजिए, अगले 40 दिन कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आपकी किताब ही आपकी भगवान है और आपकी मेहनत ही आपका खुदा है। तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अब हम 50 घंटे की जो स्ट्रेटेजी है, 8 घंटे की जो स्ट्रेटेजी है 50 दिन की, इस 8 घंटे को हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 जगह कैसे? 3-3 घंटे के 2 हमारे पार्ट होंगे और 2 घंटे का एक पार्ट होगा। ये आपको अपना टाइम टेबल, बाकी आप 8 घंटे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपको बिल्कुल एक परफेक्ट रणनीति बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से फ्रॉम स्क्रैच तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर कोशिश करें हार्डली डेडिकेशन के साथ, कुछ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ लें। 10 घंटे तक स्ट्रेटजी, मेरे हिसाब से 10 घंटे इस टाइम पढ़ना, क्योंकि देखिए आप देख ही रहे हैं कि बहुत सी जगह पर लॉकडाउन है, सैटरडे संडे तो ज़्यादातर सभी जगह लॉकडाउन है। तो आप आराम से 10 घंटे फोकस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं 10 घंटे पढ़ना इस टाइम पर। आप आराम से 2-2, 3-3 शिफ्ट में बांटकर अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। तो हम एक बार पहले टॉपिक देख चुके थे, हालांकि फिर भी एक हल्का सा ब्रीफ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास 9 टॉपिक हैं: जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशूज़, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडियन रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज,
और जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए ये 9 टॉपिक जो हैं, इन 9 टॉपिक्स में आपको किस तरह पढ़ना है ये हम अब आपको डिटेल्स में बताएंगे। देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि 3-3 घंटे के आपको 2 लेक्चर करने हैं और 2 घंटे का एक। ये जो 2 घंटे हैं अब आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। एग्ज़ाम में जिस पार्ट का जितना वेटेज है आपको उसी के हिसाब से फोकस करना है। आप किसी भी एक पार्ट को, एक सिंगल टॉपिक को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सिंगल टॉपिक को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेस से बाहर हो रहे हैं। देखिए बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो करने वाले 80% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदी मीडियम से संबंधित है। तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क है वो है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का सेक्शन। लेकिन यहाँ से 20 क्वेश्चन है, आपको लिए चैलेंजिंग हो या मर जाएं आपको ये करना ही करना है एनी हाउ। इसलिए आपको जो 2 घंटे, हमने 3-3 घंटे की 2 पार्ट्स और 2 घंटे का जो एक पार्ट रखा है, वो 2 घंटे आपको डेली इस इंग्लिश को ही देने हैं। इसके अलावा किसी, मतलब 2 घंटे तो आपको 50 दिन यानी कि 100 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है एनी हाउ। अगर आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो आप इसका बिल्कुल बढ़ाइए। अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन ज़्यादा वीक है तो आप इसका टाइम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको डेली कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को देने ही देने हैं हर हालत में। जैसे कि आपको पता है हम वन वर्ड करा रहे हैं, इसके बाद हम आपको फ्रेजेस कराएंगे, इडियम फ्रेजेस कराएंगे और सिनोनिम एंटोनिम्स भी हम आपको कराएंगे। तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे। बाकी आप खुद भी थोड़ी मेहनत करके, जैसे कि जो टेंस होते हैं, टेंस कवर कर लीजिए। इसी के साथ इंग्लिश के जो आपके प्रीपोजिशन होती है, नाउन होते हैं, यहाँ से एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? नाउन से संबंधित, नाउन आपके प्रोनाउन से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित, कंजक्शन से संबंधित, इन सब की आपको परिभाषा पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंजक्शन कहाँ यूज़ किए जाते हैं, एडवर्ब कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन, नाउन, ये सब कहाँ यूज़ किए जाते हैं और किस तरह यूज़ किए जाते हैं। इन्हीं से आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे, इन्हीं से एरर स्पॉटिंग का आएंगे और इन्हीं से ही आपका सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। और आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो आपको यह 5 क्वेश्चन तो करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपको सिंपल इंग्लिश आती है, मतलब आपकी टेंस पर अच्छी कमांड है, अगर आपकी टेंस पर अच्छी कमांड है तो आप बहुत आसानी से एक ही बार पढ़कर या 2 बार पढ़कर इसको 5 के 5 क्वेश्चन ईजिली करेक्ट कर देंगे। और बाकी हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये करा ही रहे हैं। आपके 6-7 क्वेश्चन, यहाँ से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बहुत आराम से। तो लगभग आपका, मैं समझता हूँ कि अगर आपने 15 क्वेश्चंस भी यहाँ पर गेन कर लिए इंग्लिश में तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन है हमारा आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट्स। ये देखिए यहाँ से भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको देखिए स्ट्रेटेजी आपको ये नहीं पढ़नी है कि क्या हमने कराया है, अब आपको इस तरह पढ़ना है कि क्या एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ज़्यादा वेटेज रखता है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह पढ़ना है। अब आपकी स्ट्रेटेजी यही फोकस होनी चाहिए कि पढ़ना किस तरह है, किस किस पार्ट को पढ़ना है। अब आपके जो सेक्शन वीक हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कुछ अगले 15 से 20 दिन आपका जो सेक्शन वीक है, जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी की, हालांकि हम अगले इस मंथ की लास्ट से आपको इकोनॉमी के भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आप इकोनॉमी में ये कर सकते हैं कि जो बेसिक टर्म्स है आपको पता होना चाहिए, CRR क्या है, आपको पता होना चाहिए SLR क्या है। हालांकि अभी हम इकोनॉमी का, जब इकोनॉमी का टॉपिक आएगा आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ इंग्लिश का ही देख लेते हैं फिलहाल, वरना सारा हौच पौच हो जाएगा। देखिए अब इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश के बाद आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी के, जैसे कि आपको पता है, हम आपको क्वेश्चन करा भी रहे हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं हम आपको, और मॉक टेस्ट जो करा रहे हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। इसमें आपको ये आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से और 10 क्वेश्चन क्वांट से। तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन, देखिए 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और 20 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट, और 20 ही क्वेश्चन लगभग आपके आएंगे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है हम आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, तो आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 60 क्वेश्चन हैं, ये आधा पेपर, 50% वेटेज तो सिर्फ इन 3 टॉपिक का ही है। आप इसको किसी भी हालत में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और बाकी 50% वेटेज जो है, यानी कि 60 क्वेश्चन, वो आपका ओवरऑल सब्जेक्ट है, GS जिसमें इंक्लूड है, बाकी अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी। बल्कि सोशल सिक्योरिटी तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी आपका करंट का ही रिलेट करके पूछा जाएगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी से बेस्ड जितनी स्कीम्स आएंगी वो करंट पर ही बेस्ड होंगी। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये हमने आपको कराया है डिटेल में। जैसे हमने हर लेक्चर पर, हर एक्ट पर एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसको हमने सिर्फ सिंगल लेक्चर में कंप्लीट किया है। जितने भी यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, कामगार मुआवजा अधिनियम, हर लेक्चर को, हर एक्ट को हमने सिंगल लेक्चर में बनाया है ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो और एक टॉपिक, जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह हमने हर लेक्चर को फ्रेम किया है। इसके बाद हम आते हैं जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ हमारी चली रही है, लेकिन हम इसकी सीरीज़ को इसलिए थोड़ा स्लो कर रहे हैं क्योंकि आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। देखिए, एक एक लेक्चर बनाने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अच्छे व्यूज़ आएँ, अच्छे लाइक्स आएँ, तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है आगे लेक्चर प्रोवाइड करने का। फिर भी हम आपको लगभग 50% तो कवर करा चुके हैं। जैसे कि हम देखिए, अब सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जो ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये है कि जो टॉपिक है हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ये टॉपिक हैं, आपको इस टॉपिक को बिल्कुल फोकस करना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कवर कीजिए। द कार्नाटिक वार्स, ये हमने डिटेल में अपने लेक्चर में आपको कवर कराया है स्पेक्ट्रम में। इन्वेजन ऑफ बंगाल, बंगाल पर आक्रमण, ये हमने आपको लेक्चर में कवर करा चुके हैं। मैसूर एंड इट्स कन्फेडरेशन विद ब्रिटिश एक्सपेंशन, 3 एंग्लो मराठा वार, मैसूर और ब्रिटिश विस्तार के साथ उसका टकराव, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हमने आपको विस्तार से कवर कराए हैं। आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, पिट्स इंडिया अधिनियम जो आया, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, ये आप पॉलिटी के लेक्चर से भी कवर कर सकते हैं। जो पॉलिटी के शुरुआती चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट सारे दिए हुए हैं, और स्पेक्ट्रम के भी लास्ट में सारे रेगुलेटिंग एक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद आता है आपका कन्फ्रंटेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का विरोध। देखिए, ब्रिटिश शासन के विरोध में जो अर्ली अपराइजिंग हुए हैं, शुरुआती आंदोलन हुए हैं, ये हम सारे आपको लेक्चर में कवर करा चुके हैं। ये हमने शुरुआती आंदोलन का आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया था, ये भी कंप्लीट कर दिया है हमने। 1857 का रिवोल्ट, इसका कारण, चरित्र, क्रम, परिणाम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम चरण, ये सब कुछ हमने अपना डिटेल आपको कवर करा दिया है। नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, जैसे कि हमने आपको पता है, हमने आपको संघों का बताया था कि जितने भी संघ बने थे बंगाल में, चाहे मद्रास में, चाहे महाराष्ट्र में, बम्बई में, तो जैसे बंगबंग प्रकाशक सभा थी 1836 में, फिर 1838 में आपका लैंडलॉर्ड एसोसिएशन आई थी 1838 में, फिर 1851 में अलग गठन हुआ था और संगठनों का, तो हमने सारे संगठन आपको डिटेल में कवर कराए थे। तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, ये अगला लेक्चर हमारा आएगा स्वदेशी मूवमेंट पर, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये सारे लेक्चर हम आपको कम से कम हमारे 10 लेक्चर और आएंगे, उसमें हम आपको पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट करा देंगे। तो ये आपका स्पेक्ट्रम, यहाँ से उग्रवाद का विकास और कांग्रेस में विभाजन, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति, कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 का कांग्रेस लीग समझौता। फिर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, असहायों का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो ये सारे टॉपिक्स हम आपको धीरे धीरे कवर करा देंगे और इसी मंथ आपका स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। हम थोड़ा 20 इस मंथ की 20 तक थोड़ा बिजी है, इसलिए आपको स्पेक्ट्रम के लेक्चर भी थोड़ा स्लो मिल रहा है और आपका कुछ रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए भी हमारा बनाने को कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, दिल नहीं करता। लेकिन अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो हम आगे भी जारी रखेंगे, और नहीं भी आएगा तो भी हम जारी ही रखेंगे, ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाए और हमारा भी रिवीजन साथ साथ हो जाए। और इसके बाद हम आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इश्यूज़। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट इश्यूज़ जितने भी हैं, देखिए करंट इश्यूज़ में आपको वर्तमान घटनाएं, इवेंट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स में देखिए स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोबेल प्राइजेस से देखिए सबसे अच्छा तरीका है आपको कि क्या पढ़ना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो करंट का क्वेश्चन आया है वो किस सेक्शन से पूछा गया है, किस एरिया को कवर किया गया है। तो आप देखेंगे स्पोर्ट को कवर किया गया है, नोबेल प्राइजेस को कवर किया गया है, यानी कि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी चलाई गई हैं, चाहे सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो या इकोनॉमिक बेनिफिट स्कीम हो, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आधारित होती है, जैसे कि आपका क्या है, जनधन अकाउंट जो है, जैसे जन ट्रीटी थी, जैसे मोबाइल, आधार और जनधन अकाउंट, ये सारी इस तरह का जो स्कीम्स होती हैं, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर ही देंगे आपके लिए। अगला है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी।
अब इंडियन पॉलिटी का जहाँ तक बात है तो लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो जितनी भी यूपीएससी की तैयारी या स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही यहाँ तक कि एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है। इसको किसी किताब की आपको ज़रूरत नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। तो अब उसकी बात ये होती है कि वो तो बहुत बल्कि बुक है, कम से कम 800 पेजेस हैं उसमें। अब आपको पढ़ना क्या है उसमें? देखिए, अगर आपने किसी कुछ स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, तो आपको ये करना है कि स्पेशली जो टॉपिक चर्चा में रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन, बंगाल इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ज़्यादा उंगलियां उठी हैं इलेक्शन कमीशन पर। तो आपकी इसके स्ट्रक्चर पर, इसकी कार्यविधि को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही बंगाल इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद गवर्नर का जिस तरह इंटरफेयर रहा था बंगाल की राजनीति पे, तो उस पर भी बहुत उंगलियां उठी थी, क्योंकि गवर्नर जो है एक सांकेतिक प्रतिनिधि है। वो चुनी हुई गवर्नमेंट के द्वारा, चुने हुए लोगों द्वारा चुना नहीं जाता है, इसलिए उसका कम हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन उन्होंने, गवर्नर ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, इसलिए गवर्नर की जो पोस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और बहुत ज़्यादा उस पर उंगलियां उठी थी। इसलिए गवर्नर अपने आप ही आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह आपका पार्लियामेंट, जिस तरह आपको पता है पार्लियामेंट के सेशन नहीं चलते हैं, 2-3 साल से यही आलम है कि पार्लियामेंट के सेशन बिल्कुल गायब हैं। तो आपको पार्लियामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो स्पेशल लॉज पास हुए हैं जैसे कि कृषि बिल, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब इसमें इसके अलावा जो है आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि कौन सा आपको मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये विशेषता है। मूल कर्तव्य कहाँ से, कौन से संविधान से लिए गए हैं, ये विशेषता है। आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, ये इसकी विशेषता है। राष्ट्रपति का शासन किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। या फिर आपके चुनाव का तरीका, राज्यसभा में चुनाव का तरीका, ये किस देश से लिया गया है। इसी तरह आपका द्विसदनीय विधायिका, जो द्विसदनीय विधायिका होती है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है, इसका जो उपबंध है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को किन देशों से ग्रहण किया गया है, ये आपके लिए बहुत फोकस पॉइंट है। इसके बाद आ जाता है आपका जो आपका पार्ट 9 है। पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। म्यूनसिपालिटीज़, नगर पालिकाएँ, 9 का आपका सहकारी समितियाँ, इसी तरह और आपका एक चैप्टर इसमें और है नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज़ इत्यादि। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौ का पार्ट 9 जो है आपका पूरा कंप्लीट इसको कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पंचायती राज से ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसकी एक वजह और है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूपी के जो इलेक्शन है, जो आपके लोकल इलेक्शन हैं, उसमें किस तरह की धांधलेबाजियाँ हुई हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा आजकल में। तो इसलिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। तो आपको म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9 को बिल्कुल कवर करके जाना है अच्छे से। और देखिए, पॉलिटी में आपको सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको एक बार और बताया था कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक बिल्कुल टिप पर रटे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आपको, जैसे इसमें तो आपका कवर हो जाएगा मूल अधिकार भी, मूल कर्तव्य भी, और आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसके अलावा आपको अनुसूचियाँ पता होना चाहिए कि अनुसूचियाँ कितनी हैं और कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है। इसी तरह आपको सारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है, और वो सारे भाग, कौन सा भाग किससे संबंधित है। जैसे कि पार्ट 1 किससे संबंधित है, पार्ट 2 किससे संबंधित है, पार्ट 3 किससे संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिए जाते हैं, और डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्ट 7 की विशेषता नहीं है, संविधान के भाग 7 की विशेषता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। अब आता है इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी के जो बेसिक, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था शास्त्र की मूल अवधारणा और परिभाषा, संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, ये यहाँ से आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे वो करंट बेस्ड होंगे। वितरण प्रभाव, समष्टि और सूक्ष्म आर्थिक नीति, व्यष्टि समष्टि संतुलन, आर्थिक नीतियों का वितरण प्रभाव, इसी प्रकार समावेशन, इंक्लूजन से, अब यहाँ से जितने भी आपके इंक्लूजन पर रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो आपका जहाँ पर सरकार ने जिन स्कीम्स में बीमा प्रोवाइड किया गया हो, चाहे फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना प्रोवाइड की गई हो, तो ऐसी स्कीम जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल रहा हो, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ही सोशल सिक्योरिटी से के सब्जेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपका इकोनॉमी की दृष्टि से भी, इकोनॉमी के सिलेबस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि राजकोषीय नीति क्या होती है, परिभाषा इसकी, घटक, इसके कंपोनेंट्स क्या होती हैं, प्राप्तियाँ, रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स से क्या होती हैं, ये हम सब आपको करा देंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कर राजस्व क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू, आपका एसएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। इसी तरह एंजल टैक्स, जैसे कि हमने आपको पिछले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन में कवर कराया था, एंजल टैक्स क्या होता है। इसी तरह और भी जितने सारे टैक्स हैं वो किस तरह उनका मतलब क्या होता है,
और आपके प्रोमिजरी नोट्स क्या होते हैं। तो ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये हम आपको करा देंगे। बैंक रेट क्या होता है, आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ के बारे में जो पूछा जाता है कभी कभी, एमएसएफ क्या होता है। तो इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अब आपका आता है अकाउंटिंग। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक फुल लेंथ आपका कंप्लीट वीडियो डाल दी है जिसमें हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 41 तक कंप्लीट हमने सिंगल वीडियो में मर्ज करके आपको अपने चैनल पर पिछले वीक हमने उपलब्ध करा दिया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं। इससे बाहर आई एम श्योर एंड आई बिलीव मी कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब आप एक भी, तो ये तो मैं खैर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, 90% तो आपका सिलेबस इससे ही आना है। इसके बाहर आप बिल्कुल आंख बंद करके और देखिए, आप ये सोचेंगे कि 100% मैं करके आऊँ, तो 100% कोई नहीं करके आता है। तो 100% अगर आपने 90 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए ओवरऑल, तो आपका सिलेक्शन किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, यूपीएससी खुद भी नहीं रोक सकती। अगर आपने 120 में से 90 क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन, हकीकत मैं बता रहा हूँ मैं आपको रियली, कि कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा चंक पता है क्या है? सबसे बड़ा चंक है आपका 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी और पॉइंट से आएंगे। ये आपको किसी हालत में, यहाँ से आपको किसी हालत में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बैंक और एसएससी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एकदम मतलब ये समझ लीजिए गर्दा उड़ा देंगे इन 20 क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर आपको, अगर उन्होंने यहाँ पर आपसे लीड ले ली, तो फिर आपको मतलब रिजेक्ट होने से, लिस्ट कंपटीशन से बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यहाँ पर एसएससी और बैंक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी हालत में इन 20 क्वेश्चंस पे लीड नहीं देनी है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि 40 क्वेश्चंस पे, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन भी इंक्लूड है, क्योंकि एसएससी वालों की इंग्लिश भी अच्छी होती है, बैंक वालों की इंग्लिश भी अच्छी होती है। तो आपको इन 40 क्वेश्चन पे किसी हालत में लीड नहीं देनी है उन्हें। अगर आप उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप उनसे कम भी नहीं करना है। और अगर बाई चांस आप 2, 4 या 5 क्वेश्चन से इनसे पिछड़ जाते हैं, 2, 4, 5 क्वेश्चन आप इनसे पिछड़ जाते हैं, तो आपको इनको फिर मात देनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि बैंक और एसएससी वालों से मुझे किसी तरह का भेदभाव है। सिर्फ जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैथ्स, रीजनिंग और या फिर इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बहुत, अगर कुछ स्टूडेंट्स को हम छोड़ दें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के होते हैं, इनके अलावा जो सिंपल ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी ये तीनों सेक्शन ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो इसलिए अब आप, लेकिन उनके पास एक बेनिफिट दूसरा होता है, उनकी जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप लोगों की जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, इकॉनमी, पॉलिटी, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यही आपका, अगर आपके 4-5 क्वेश्चन आप यहाँ पिछड़ जाएंगे इनसे, बैंक एसएससी वालों से, तो आप इसका फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप उनको अपनी इंटेलिजेंट गेस पर, जैसे कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है बैंक एसएससी स्टूडेंट्स के लिए कि ये जीएस के क्वेश्चंस तुक्के पर नहीं कर सकते। और ना ही यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करती है कि आप तुक्का लगा लें। आपके पास बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। ये भी हमने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। हमारा 7.5 घंटे के राउंड का एक लेक्चर इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। अब अगला आता है हमारा जनरल साइंस और कंप्यूटर का सेक्शन। जनरल साइंस में हम आपको बायोलॉजी कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन आपके वही गंदे से व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए हमारा दिल नहीं चाहता है कराने को। तो बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो हम कराएंगे आपको फिजिक्स। और बाकी कंप्यूटर का सेक्शन हम कंप्यूटर के इस मंथ की लास्ट में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, हम उनके लेक्चर आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। और यहीं से ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में आएंगे। अगर जैसे आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी एग्जाम्स में कंप्यूटर का सेक्शन अगर पूछा जाता है, तो आप वहाँ से कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर संगठन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, संरचनाएं, डेटा संचार, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको पता होने चाहिए। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पता होना चाहिए, जनरेशन्स पता होने चाहिए कि कौन सी जनरेशन में किस चीज़ का विकास हुआ था। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप्स का जो विकास हुआ है किस जनरेशन में हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। फिर नेटवर्क्स पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पाम टॉप क्या होते हैं, लैपटॉप तो सबको पता है, पाम टॉप क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो
टेक्नोलॉजी पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड या कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। देखिए कंप्यूटर से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, बेसिक लगभग 50% आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे, और 50% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर पर वो आपके करंट अफेयर बेस्ड होंगे। ये याद रखिए, आपके इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अक्सर जो न्यूज़ में रहती है, चर्चा में रहती है, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि चाइना की जो कंपनी है, उसकी गेम बनाने की कंपनी है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, अभी परसों की न्यूज़ है या कल की, परसों की न्यूज़ है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड अब अपने गेम बनाए हैं, जिसमें से रात के 8 बजे के बाद ऑटोमेटिकली तो जो बच्चे होंगे अगर वो गेम खेलेंगे तो वो उनके फेस को डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वो गेम करप्ट हो जाएगा, अपने आप ही गेम बंद हो जाएगा। तो वो गेम चलेगा नहीं रात में 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। तो ये आर्टिफिशियल, उसमें आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए, वो कंपनी क्या नाम है उस कंपनी का, वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, मतलब IT सेक्टर की है या फिर गेमिंग सेक्टर की है। तो इस तरह वो गेमिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये भी आपको इन चीज़ों पर आपको करंट में न्यूज़ में नज़र रखनी है, और बाकी हम करंट में आपको कवर कराते ही रहेंगे। फिर इसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी और पॉइंट्स, ये हमने आपको बता ही दिया। फिर है हमारा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके भी सारे लेक्चर हमने कवर करा दिए हैं, जो बेसिक्स हैं, और बाकी जो हमारे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो स्कीम्स हम जब हम आपको सोशल सिक्योरिटी में जब करंट के लेक्चर कराने शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो नेक्स्ट वीक में हम आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम जितनी आई हैं वो भी कवर कराएंगे। जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर पर बेस्ड जितनी भी न्यूज़ करंट में रही वो हम आपको कवर कराएंगे। इसी तरह इकोनॉमी का जो सेक्शन हमारा न्यूज़ में रहा है करंट में, वो हम आपको कवर कराएंगे। तो हम अपने सारे टॉपिक्स को करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे और करंट के सेक्शन में सारा हम आपको कवर करा देंगे। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जो स्ट्रेटेजी है हमने बनाई है वो 8 घंटे की स्ट्रेटेजी। देखिए आप प्लीज़ मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली लें इसमें, कि आपको 8 घंटे जो पढ़ना है उसमें 3 घंटे प्लस 2 घंटे, ये 2 घंटे आपको इंग्लिश के लिए अलग रखने हैं। अब ये बाकी बचे हुए 3 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, जिसमें से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट GS का उठा सकते हैं, और या फिर आप साथ में मैथ, और अगर आपकी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो आप मैथ रीजनिंग कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा सेक्शन, इन 2 में आपको ऐसा करना है, जिसे देखिए 3 घंटे में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट ऐसा उठाना है जो आपका बिल्कुल अच्छा है और आपको उसको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवीजन करना है, और एक सब्जेक्ट वो उठाना है जो आपको कवर करना है, यानी कि आपका अच्छा नहीं है और आपको उसको डेली पढ़ना है 3 घंटे। तो आप इस तरह डेली या तो सब्जेक्ट चेंज करिए, या फिर हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया और साथ में इकोनॉमी कर रहे हैं, तो आप 2 दिन तक करिए, मंडे और ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे आप क्या करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे आप फिर से इन सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ स्पेक्ट्रम की जगह आप ले लेंगे पॉलिटी, और इधर क्या ले लेंगे, इधर आप दूसरा सब्जेक्ट को ये कर लीजिए, जनरल साइंस कर लीजिए। तो इस तरह आप रोटेट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप डेली जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, या तो 400 घंटे आपके, या तो आपके 50 × 8 400 घंटे आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, या फिर आपकी ज़िंदगी भर आपके हाथ में ठेला 40 साल तक। हाँ बिल्कुल, ये कड़वा सच है। या तो आपके साथ आप सब्ज़ी बेचो, पकौड़ों का ठेला लगाओ, वो तो मोदी जी ने कह ही दिया है कि पकौड़े बेचो, ये भी तो रोज़गार है, काहे के लिए UPSC के लिए मारे फिर रहे हो। या फिर आप 400 घंटे पढ़ो, अपना सेक्रीफाइस डेडिकेशन के साथ ये 400 घंटे को सेक्रीफाइस करो। ये मान लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में 400 घंटे आए ही नहीं थे, इसको बिल्कुल जी जान से लगा दो। 8 घंटे बहुत कम है, मैं 8 घंटे की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बहुत कम ही 8 घंटे। अगर आप चाहो तो 10 घंटे 12 घंटे भी इस समय पढ़ सकते हो, क्योंकि इस समय कुछ नहीं है करने के लिए। कोई आपका कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कहीं आपको जाना नहीं है, लॉकडाउन है, कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ना है, तो आपके पास काम क्या है इसके अलावा। आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं और पूरी तैयारी कवर कर सकते हैं। आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, आप बुक लीजिए। आप इंग्लिश का रिसोर्स नहीं है, आप इंग्लिश की, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, आप अरिहंत खरीद लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, या फिर आपका SP बख्शी आती है, SP बख्शी की आप बुक ले लीजिए। इन 2 में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके 15+ क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में। रीजनिंग और मैथ ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप 1 घंटे या 2 घंटे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं, या कोई भी अच्छी बुक RS अग्रवाल की ले लें, उससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए, और फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यही सारी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो करिए बिल्कुल, अपनी एकदम इसको अपना ग्रंथ मानकर, अपना धार्मिक ग्रंथ मानकर इसको फॉलो करिए इस स्ट्रेटजी को, अगर आपको UPSC क्लियर करनी है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब ये है कि आप आने वाले अगले 2 साल में IAS भी बनेंगे। 100% आप लिख लीजिए। आपके ये 40 दिन डिसाइड कर देंगे
कि आपको 50 दिन आपने डिसाइड कर देंगे कि आपको बाकी ज़िंदगी में और कितनी तरक्की करनी है, और ये भी डिसाइड कर देंगे कि आपको बाकी ज़िंदगी में और कितना गरीबों वाली, मुफलिसों वाली, मिस्कीनों वाली ज़िंदगी जीना है। ठेला लगाना है, पकौड़ों का ठेला लगाना है, या फिर कोई चाय बेचना है, ये भी ज़िंदगी, यही 40 दिन आपके 50 दिन आपके डिसाइड करेंगे, और यही 50 दिन आपके ये भी डिसाइड करेंगे कि आप EPFO के बाद अगला एग्ज़ाम IAS का क्लियर करोगे अगले 2 साल में। ये दोनों ही चीज़ें इन्हीं अगले 50 दिन में डिसाइड हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।